नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पार्थ क्लासेज बाई एस के आर्याना। तो आज हम लोग एक हिंदी की कहानी के बारे में जानेंगे, जिस कहानी का नाम है क्लर्क की मौत और इसके राइटर आंचन केखव हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। आंतोन केखव रूसी कथाकार, नाटककार। केखव की गिनती विश्व के सार्वकालिक महान लेखकों में होती है। उनकी लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेशे रेशे में उघाड़ता है। आम आदमी की निरुपायता, उसकी लाचारगी रह रह कर उसके लेखन में उभरती है। चेखव की कला विडंबनापूर्ण परिस्थिति में फंसे व्यक्ति की करुण परिस्थितियों का ईमानदार साक्ष्य प्रस्तुत करती है। महान रूसी कथाकार लेव तोल्स्टॉय ने चेखव के लिए कहा था, चेखव एक अतुलनीय कलाकार है। जी हाँ, निश्चित रूप से अद्वितीय हैं। वह जीवन के कलाकार हैं। उनकी रचनाओं का गुण यह है कि वह बोध गया और भावनाओं के निकट हैं, न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए। तो ये थी एक छोटी सी आंचन केखव की परिचय, और अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो लाइक हो, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही एक कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर छोड़ें कि क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आज की कहानी में आपने क्या सीखा, इसे ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दिमित्रिच चेरव को अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लक्लोचेस दे कर्नविल का आनंद ले रहा था। वह खेल रहा था और अपने को सबसे खुशी मनुष्य समझ रहा था, जब यकायक कहानियों में यकायक एक घिसा पिटा शब्द हो गया है। किंतु लेखक सही ही है, जिंदगी अचंभों से भरी है। तो यकायक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गई, उसकी सांस रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया, और अच्छी कहने का मतलब यह कि उसे छींक आ गई। यूँ तो हर किसी को जहाँ चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरवकोव को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने छींकते हैं। हर कोई छींकता है। अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरवकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालोव हैं। मैंने उनके ऊपर छींका है, चेरवकोव ने सोचा। वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा है। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हल्के से खांस कर चेरवकोव आगे झुका और जनरल के कान
में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव। मैं चीखा था, मेरा मतलब यह नहीं था कि आज कोई बात नहीं, अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं यह जानबूझकर नहीं किया। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चेहरा को झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वह ब्रिजालो के पास पहुंचा। थोड़ी देर के लिए उसने के आसपास घूमा, फिर साहस बटोरकर मिनमिनाया, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें। आप जानते हैं, मेरा यह मतलब नहीं। अरे बस, मैं तो यह भूल भी गया था। छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा, और बेसब्री में उसका अधर पकड़ फड़कने लगा। कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा है। चेरावाकोव ने जनरल की ओर संदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि किसी की यह स्वाभाविक चीज़ थी। नहीं तो शायद यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। तो अभी भले ही वह ऐसा न सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। घर पहुंचकर शेरवकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वह सहम गई, पर यह जानकर कि ब्रिज वह पराया अफसर है, निश्चिंत सी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा। नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शऊर नहीं है। यही तो, मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई फ़ायदे की बात ही नहीं की। फिर वहाँ से बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन चेरोकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालोव से माफ़ी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था। जनरल खुद अपनी अर्जियाँ सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरोकोव के चेहरे पर जा अटकी। हुजूर, कल रात आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मेरी बात सुनते नहीं? डर से पीले पड़ते हुए चेराकोव ने सोचा, इसका मतलब है वह मुझसे नाराज हैं। बात यही खत्म नहीं की जा सकती। मुझे यह बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, चेराकोव उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ़ करें। हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। जनरल ने रुआ सा चेहरा बनाया, हाथ मिलाया और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक? चेराकोव ने सोचा। मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। जान पड़ती है
पर इतनी सी बात नहीं समझते। मुझे बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं परेशान नहीं करूँगा। भाड़ में जाए वह। मैं इन्हें एक पत्र लिख दूँगा। मैं अब उनके पास जाऊँगा नहीं। हाँ, मैं नहीं जाऊँगा बस। ऐसे ही विचारों में डूबा चेहरा को वापस घर पहुँचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। जनरल ने उस पर प्रश्नसूचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसे कि हुजूर ने कहा, आपसे माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहाँ तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ अगर हमारे दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर तक जाए तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी। बड़ों की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तभी निकल जाओ यहाँ से, गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल चीखा। भय से स्तंभित हो चेहरा को फुसफुसाया। क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। चेहरा को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख पा रहा था, न सुन पा रहा था। संज्ञा शून्य यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वह बिना वर्दी जैसे का तैसे सोफे लेट गया और मर गया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।